Hello everyone, I welcome you all in the very first session of Grammar Booster series. दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस ग्रामर बूस्टर सीरीज़ के अंदर क्या होने वाला है, कैसे कैसे इस ग्रामर बूस्टर सीरीज़ के अंदर मैं इंग्लिश को कवर करूँगा और बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक चलूँगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो देखिएगा, पेन और पेपर निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। This class is beneficial for all the exam, all the school exam and all the competitive exam. So let's start this session. दोस्तों देखिएगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ। इंग्लिश अपने आप में क्या है? बिल्कुल ठीक कहा सर, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहाँ से है दोस्त? बिल्कुल, लैंग्वेज आती है साउंड से। लैंग्वेज साउंड से आती है। डिपेंड करता है यह साउंड मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। यदि साउंड मीनिंगफुल है तो इसे मैं डिवाइड करके चलता हूँ 26 लेटर्स में, और इन 26 लेटर्स को अगर मैं एक साथ मिलाकर लिख दूँ तो इसे मैं नाम दूंगा अल्फ़ाबेट। इसे मैंने नाम दिया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अपने आप में कितने हुए? 26। जब अल्फ़ाबेट अपने आप में ही 26 हुए तो इस अल्फ़ाबेट की हमें प्लूरल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में 2015 में एक क्वेश्चन पूछ लिया, सी लेंथ alphabets at the age of 6. At the age of 6 अल्फ़ाबेट अपने आप में कितने हैं? 26। तो इसका प्लूरल बनाने से मुझे खासा फर्क तो नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट्स की जगह अल्फ़ाबेट लिखना सही समझूंगा। ये एग्जामिनेशन में एसएससी में 2015 में एरर पूछा गया था। और अल्फ़ाबेट यदि मैं लिखता हूँ अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, बट मैं यदि यहाँ पर लिखता हूँ अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर आएगी। अल्फ़ाबेट्स का मतलब लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला। दोस्तों अब मैं थोड़ा और आगे चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करूँगा, देखते रहिए। अब यदि मैं इन 26 लेटर्स को डिवाइड करने का प्रयास करूं तो मैं इसे दो भागों में डिवाइड करूंगा। बोलकर बताना जरा। बिल्कुल ठीक कहा सर। यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। इसकी इस ओ की साउंड ओ ना आकर क्या आती है सर? आ। बिल्कुल ठीक कहा। इस ओ की साउंड यहाँ पर ओ ना आकर आ आती है, इसलिए हम इसे वॉवेल नहीं बाउल्स कहेंगे। इसलिए इसे हम वॉवेल्स नहीं बाउल्स कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कैंसोनेट्स। बाउल अपने आप में कितने हुए? जी बिल्कुल ठीक कहा सर, 5। AEIOU। और बाकी बचे हुए जितने भी साउंड हैं वो सभी कैंसोनेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। यानी बाउल अपने आप में, इसे बाउल प्रोनाउंसिएशन करेंगे। बाउल अपने आप में 5 हुए और बाकी बचे हुए 21 कैंसोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इस ओ की साउंड ओ ना आकर क्या आती है बच्चों? आ। जैसे मैंने कहा कि GOB, तो इस ओ की साउंड ओ ना आकर क्या आती है? आ। इसे मैं पढ़ूंगा जॉब। इसी तरह से मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा ऑप्शन। इसे आप ऑप्शन ना कहकर ऑप्शन कहेंगे, ऑप्शन। इसी प्रकार मैंने कहा कि आपके सामने अभी बहुत सारे, अभी आपका क्या बदल जाएगा? ओपिनियन। बिल्कुल ठीक कहा सर। इस तरह से मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन की बात की। अब मैं थोड़ा और चीज़ों को रूट लेवल पर जोड़ने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अल्फ़ाबेट और बाउल्स और कॉन्सोनेंट दोनों को मिलाकर यदि हम लिखते हैं तो इसे हम कॉन्सोनेंट्स, अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो इसे हम वर्ड कहते हैं, वर्ड। और वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज की
स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश दैट इज कॉल्ड वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश दैट इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, अब इस वर्ड को अगर मैं बोलूं तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इस वर्ड को यानी इस वर्ड का एनालिसिस ही इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो किसी भी शब्दों का विश्लेषण पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं, लिखते चलिएगा। पहला नाउन, दूसरा नाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रपोजिशन, सातवां कंजंक्शन। अब एक बार आप मेरे साथ इन्हें बोलने का प्रयास करेंगे। नाउन, एडजेक्टिव। ए यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ कि ए और जे के बीच का लेटर कभी भी इंग्लिश में बोला नहीं जाता। एडजेक्टिव, वर्ब में इसे वर्ब बोलेंगे, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और एक लास्ट हुआ इंटरजेक्शन। एक लास्ट पार्ट हुआ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में आर साउंडेड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसे बोलेंगे इंटरजेक्शन। अब हम एक एक करके इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते चलिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में यदि आपका क्लियर है तो आपकी इंग्लिश की चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे इंग्लिश की बेसिक ग्रामर हो, सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। एक एक करके हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राज लाइक्स सिमरन। तो इस सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पर राज क्या है? राज यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर सिमरन भी नाउन है, यानी और यहाँ पर ये मेन वर्ब है। यानी यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, मीन्स करता, किसी भी कार्य को करने वाला। ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ द एक्शन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इस सेंटेंस में वर्ब को रिसीव करने का काम कर रहा है, इसलिए नाउन एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है या कि ऑब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन एक सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है। जिस प्रकार से नाउन एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, सेम उसी बेसिस पर प्रोनाउन भी एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, राज लाइक्स सिमरन। अब मैं क्या करता हूँ, इस राज को मैं रिप्लेस करता हूँ ही से, यानी ही यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ही लाइक्स को एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ सिमरन, सी का रिजल्ट, ही लाइक्स हर। यानी प्रोनाउन भी, ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव, यानी प्रोनाउन भी एक सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। इस बात को आप लिख लेंगे। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये अभी हमने रूट लेवल पर इसे समझने का प्रयास किया। आगे जब हम आगे इन क्लासेस की चर्चा करेंगे तो इन्हें डिटेल में समझेंगे। प्रोनाउन और नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब मैं चलता हूँ तीसरी कैटेगरी की तरफ, एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव अपने से ऊपर वाले दोनों शब्दों को क्वालिफाई करने का काम करता है। क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूँ, इसे आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ।
कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा करीना इज ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव को समझने का प्रयास करेंगे इन दोनों सेंटेंस के द्वारा। दूसरा मैं लिख दूं करीना इज आ ब्यूटीफुल मॉम। ब्यूटीफुल मॉम। तो आप क्या बता सकते हैं इन दोनों सेंटेंस में ब्यूटीफुल कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है? आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे यहाँ पर ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है और ये ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसीलिए मैं रूट लेवल पर चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप चीज़ों को समझते चलिए। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल जो है, ये ब्यूटीफुल को यदि किसी भी सेंटेंस की समाप्ति एडजेक्टिव से हो और वह नाउन को क्वालिफाई करे, यहाँ पर करीना एक नाउन है, इसे क्वालिफाई करने का काम ये शब्द ब्यूटीफुल कर रहा है। जब किसी सेंटेंस की समाप्ति किसी एडजेक्टिव से हो तो उसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इस बात को लिखते चलिएगा। और जब कोई भी सेंटेंस नाउन के पहले आकर उसकी क्वालिटी बताता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। द फर्स्ट वन इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एंड द नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब किसी सेंटेंस की समाप्ति ही एडजेक्टिव से हो तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और जब किसी सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव आए तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब अभी हमने एडजेक्टिव को समझने का प्रयास किया। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, आप जर्नल स्ट्रक्चर याद करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। इस सेंटेंस में हैप्पी एडजेक्टिव है और ये वर्ब आर स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब का काम यहाँ पर ये वर्ब आर कर रहा है। यानी इस हैप्पी की क्वालिटी बताने का काम, इस सेंटेंस में इस प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम ये शब्द हैप्पी कर रहा है, और उस सेंटेंस में स्टेट बताने का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव को डिफाइन किया, अब हम डिफाइन करेंगे वर्ब को। वर्ब की डिफिनेशन हमने बचपन से पढ़ा है, वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड, या कि मैंने पढ़ा है वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। लेकिन अगेन यहाँ पर ये डेफिनेशन अधूरी साबित हो जाती है। वर्ब एक्शन वर्ड ही नहीं होता, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताने का काम करता है। जैसे मैंने कहा स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताने का काम करता है। जैसे मैंने कहा ही इज गुड, यहाँ पर उसके गुड होने की स्टेट को बताया जा रहा है, और अगेन इज यहाँ पर स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है। अगेन यहाँ पर इज स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है। जैसे मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लूँ, हाउ आर यू। इस सेंटेंस में मैं किसी भी एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वर्ब यहाँ पर आर वर्ब है, इसलिए वर्ब ना केवल एक्शन बताती है बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग भी बताने का काम वर्ब के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताती है और एक्शन को भी बताती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ कि ही इज राइटिंग अ पोएम, ही इज राइटिंग अ पोएम। इज यहाँ पर, अब इज यहाँ पर राइटिंग एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, यानी इज यहाँ पर राइटिंग मेन वर्ब है, और इज अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब तब होती हैं जब इनके तुरंत बाद मेन वर्ब आए और वह मेन वर्ब आकर एक सेंटेंस में टेंस को डिफाइन करे, तब उसे हम यहाँ पर
एक्शन वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, वर्ब हमेशा एक सेंटेंस के अंदर या तो एक्शन वर्ड होता है या स्टेटिव वर्ब होता है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग बताने का काम एक सेंटेंस में वर्ब के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हमने वर्ब को समझा। आप ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अपने से ऊपर वाले दोनों चीज़ों को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख दूं और इसके द्वारा मैं समझूंगा वर्ब क्या डिफाइन करने का काम करता है। सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। जैसे मैंने कहा ही स्पीक्स फ्लुएंटली। नेक्स्ट कहूँ ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली। और यदि मैं तीसरा सेंटेंस लिख दूं, ही इज अ फ्लुएंट स्पीकर। इन तीनों सेंटेंस में आप इन तीनों सेंटेंस के द्वारा समझ जाएंगे एक सेंटेंस में एडवर्ब क्या काम करता है। जैसे मैंने कहा कि फ्लुएंटली यहाँ पर इस वर्ब स्पीक को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए फ्लुएंटली यहाँ पर एडवर्ब है। यानी एक बात हमारे सामने निकल कर आई कि एक सेंटेंस में एक एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। स्पीक यहाँ पर वर्ब है, स्पीक्स एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यदि इस सेंटेंस में मैं यहाँ पर कहूँ फ्लुएंटली क्या है, तो फ्लुएंटली यहाँ पर एडवर्ब है और क्वाइट भी यहाँ पर एडवर्ब है, यानी यह है इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी इस सेंटेंस के अगर मैं हिंदी में नहीं बोलूँ तो काफ़ी फ्लुएंटली बोलता है, यानी इस फ्लुएंटली एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम ये शब्द क्वाइट कर रहा है। इसलिए क्वाइट यहाँ पर एडवर्ब है और फ्लुएंटली भी एडवर्ब है। इसलिए यहाँ पर फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है और यहाँ पर क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री है। यानी इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम ये शब्द क्वाइट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में निकल कर आया कि एक सेंटेंस में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता देता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं कहूँ ही इज़ अ फ्लुएंट स्पीकर। अब मैं कहूँ कि ही इज़ अ फ्लुएंट स्पीकर, तो इस सेंटेंस में स्पीकर नाउन है, फ्लुएंट, ही इज़ अ फ्लुएंट स्पीकर नाउन है, फ्लुएंट एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में इस स्पीकर जो है वो कैसा है? फ्लुएंट है। यानी यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि फ्लुएंट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए एक सेंटेंस में एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और साथ ही साथ एक सेंटेंस में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। अब दोस्तों अगली क्लास का डिस्कशन यानी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।